गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माई सेल्फ हर्ष। और अकाउंट्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास हमने कैश बुक का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिकली देखा था कि कैश बुक क्यों बनाई और किस तरीके से मिस्टर सी ने उसको मॉडिफाई कर दिया कि भाई कैश ट्रांजेक्शन्स तो अगर मैंने लिखनी ही है तो क्यों ना मैं उसका फॉर्मेट बदल के लिख दूं, ताकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो रेडीली अवेलेबल हो जाए। जब भी मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि अब तक का आप कैश बता दो, कितना आया और कितना गया, तो उसने इस वजह से अपना फॉर्मेट बदल दिया था। हमने देखा था कि अगर हम ट्रांजेक्शन्स को जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखते, जो हालांकि हमने स्टार्टिंग में किया था कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, तो उस वजह से हमको दिक्कत आ जाती क्योंकि कैश की ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बस हमने इतना समझते हुए कैश बुक का फॉर्मेट समझा। आज थोड़ा सा आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखना स्टूडेंट्स, कैश बुक मैंने पहले भी कहा था लास्ट क्लास की बहुत सिंपल सा टॉपिक है कैश बुक, लेकिन ज़्यादा मार्क्स भी इसी में कटते हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो आज देखेंगे कि कैश बुक कितने तरह की होती है। तो कैश बुक को अगर हम क्लासीफाई करें तो एक होती है मेन कैश बुक, एक होती है पैटी कैश बुक। अभी आपको नहीं समझ आने वाला ये, एक मेन कैश बुक होती है और एक पैटी कैश बुक, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मेन कैश बुक को अगर हमने बनाना है तो हमको सिंगल कॉलम कैश बुक बना सकते हैं, हम डबल कॉलम कैश बुक बना सकते हैं, या फिर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना सकते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, सिंगल कॉलम? अभी देखना, जिस तरीके से किसी भी बिजनेस एंटिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो इस तरीके से अपनी कैश बुक को मेंटेन कर सकता है। तो सिंगल कॉलम को कभी कभी एग्जामिनर सिंपल कैश बुक भी कह देता है, सिंपल कैश बुक। हालांकि नाम उसका सिंगल कॉलम कैश बुक है, फिर डबल कॉलम, फिर ट्रिपल कॉलम। जब हम पैटी कैश की तरफ आएंगे तो इसमें ऐसा आप कोई ऐसा रिक्वायर नहीं है सिंगल कॉलम डबल कॉलम की, तो आप इसको यहीं पे ऐसा लिख लो कि पैटी कैश बुक। लेकिन सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग पैटी कैश बुक कुछ है। एक सिंपल पैटी कैश बुक होती है, एक एनालिटिकल पैटी कैश बुक होती है। ठीक है, तो जब हम पैटी कैश बुक डिस्कस करेंगे तब देखेंगे कि ये क्या है और पैटी कैश बुक का क्या मतलब हुआ, सिंपल पैटी कैश बुक और एनालिटिकल पैटी कैश बुक। तो फिलहाल हम इस मेन कैश बुक पे हम फोकस कर रहे हैं। सर, जो हमने लास्ट क्लास की थी वो क्या सिंगल कॉलम थी, डबल कॉलम थी या ट्रिपल कॉलम थी? देयर वाज सिंगल कॉलम कैश बुक। तो आज इसी पोर्शन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले लास्ट क्लास में क्या किया था वो देखते हैं कि जो भी हमने कहा कि जर्नल में कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसको कैश जर्नल में ना लिखते हुए हमने एक अलग बुक में लिखा जिसको हमने कहा कैश बुक, और उसका फॉर्मेट हमने अपने हिसाब से बना रखा था। डेट, रिसीट्स, अमाउंट, डेट, पेमेंट्स एंड अमाउंट। क्यों डेबिट साइड रिसीट है? क्योंकि व्हाट कम्स इन होता है। क्यों क्रेडिट साइड पेमेंट है? क्योंकि व्हाट गोज आउट होता है। तो
इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट नहीं था कि अगर कैश आ रहा है तो आप रिसीट साइड लिख दोगे और अगर कैश जा रहा है तो आप पेमेंट साइड लिख दोगे, दैट इज सिंगल कॉलम कैश बुक। सर सिंगल कॉलम मतलब क्या हुआ? जब हम डबल कॉलम डिस्कस करेंगे तब आपको सिंगल कॉलम की इंपॉर्टेंस समझ आएगी, क्यों इसको सिंगल कॉलम कैश बुक कहा जाता है। तो अभी देखना रजे, कुछ इश्यू अराइज हुए। उन्होंने कहा कि भैया आपने कह दिया कि कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम कैश बुक में लिखने वाले हैं। मैंने कहा हाँ भाई लिखने वाले हैं। तो कह रहे मान लो हमने गुड सेल की, कैश सेल्स, तो हाँ मैंने कहा ठीक है, तो इसको आप सिंगल कॉलम में ले जाओ। 50,000 10,000 की हमने गुड्स सेल की, तो यहीं पे करते हैं। तो उसने कहा कि एक ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स 10,000, तो जिसकी हम कॉमन जो जर्नल एंट्री है नॉर्मली क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। अभी हमने जर्नल एंट्री लिखने की बजाय इसको डायरेक्टली कैश बुक में लिखना चाहा, तो हमने कहा हाँ भाई कैश सेल हुई है तो कैश आया है तो सिंपल लिख दो टू सेल्स, ताकि हमारा सारा कैश का हिसाब किताब यहां पे आ जाएगा। उसने एक क्वेश्चन और पुट किया, अभी मान लो शॉप है, यहां पे कस्टमर आता है जिसको आप सेल करते हो, वो कैश देने के बजाय आपको चेक देता है। क्या देता है सर? चेक दे देता है। तो कैश तो नहीं आया, अब लिखोगे ट्रांजैक्शन गुड्स सोल्ड टू अ कस्टमर एंड received a check of rupees 15,000 from him and received 15,000 from him। तो उसने कहा इसकी आप जर्नल एंट्री क्या लिखोगे? हमने कहा इसकी जर्नल एंट्री पड़ती है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि अल्टीमेट वो चेक हमारा कहां पे डिपॉजिट हो जाएगा? बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो उसने कहा फिर ये इसको कहां पे लिखोगे आप? आपने कैश बुक में सिर्फ कैश का रिसीट एंड पेमेंट लिखाया है और बैंक में जो आपको पेमेंट रिसीव हो रही है तो आप उसको कहां पे लिखोगे? तो फिर हमने कहा इसके लिए तो अलग बुक कोई डाली नहीं, कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक, परचेज के लिए परचेज बुक, सेल के लिए सेल बुक। तो फिर उसने कहा कि ऐसे करते हैं, फिर हम बैंक बुक अलग लगा लेते हैं, बैंक बुक अलग लगा लेते हैं। सर वो कैसे बनेगी? वो कह रहा सिंपल सा फंडा है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। अगर आपने गुड्स सोल्ड की, कैश है, कैश है, तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5,000। अगर वही आप चेक रिसीव करते हो रादर देन कैश, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5,000। तो हमने कैश डेबिट क्यों किया? क्योंकि कैश आ गया हमारे पास। और हमने बैंक डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमारे पास बैंक में पैसा आ गया, बैंक में पैसा आ गया। ऑल्दो मैंने लास्ट जर्नल में कहा था कि बैंक को रिसीवर गिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट क्रेडिट करते हैं, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे कि बैंक में पैसा आ गया, तो हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं है। कैश माने मेरी इस साइड वाली पॉकेट और बैंक माने मेरी इस साइड वाली पॉकेट, चाहे कैश आए चाहे बैंक आए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में हम डेबिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेबिट।
वो कह रहा मान लो आपने सैलरी पेड की, सैलरीज पेड की, तो अगर आप कैश सैलरी पे करते हो तो सैलरीज अकाउंट डेबिट लिख देते हो टू कैश, कि आपके अकाउंट कैश में से, कैश बॉक्स में से, गुल्लक में से कैश कम हो गया तो टू कैश कर दिया। आपने कैश क्रेडिट क्यों किया, व्हाट गोज आउट है। वैसे ही अगर मैं किसी इंप्लॉय को चेक दे देता हूं कि इंप्लॉय चेक ले और पेमेंट निकाल लेना, हमारे पास अभी कैश अवेलेबल नहीं है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 1000 हमारी कैश कम हुआ या हमारा बैंक कम हो गया, सर हमारा बैंक कम हो गया, तो हम कहते हैं कि बैंक से पैसे चले गए। तो उसने कहा कि भाई सिंपल सा फंडा है, अगर रिसीट होती है तो कैश डेबिट होता है, कैश आ रहा है, अगर पेमेंट होती है तो कैश क्रेडिट हो रहा है। ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, जब भी बैंक में पेमेंट रिसीव होती है तो बैंक डेबिट होता है, और अगर बैंक में जो है पेमेंट करते हैं बैंक में से तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। क्यों ना फिर हम ऐसे करें, हम एक अलग से बैंक बुक लगा लें, उसका भी यही फॉर्मेट बना देते हैं, डेट रिसीट अमाउंट, डेट पेमेंट अमाउंट, डेट रिसीट अमाउंट, डेट पेमेंट अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो फिर वही कॉन्सेप्ट है, अगर बैंक में पैसे आए तो रिसीट साइड, अगर बैंक से पेमेंट हुई तो क्रेडिट साइड। तो यहां पे अगर हमारे पास जो ये ट्रांजैक्शन थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, हमारे पास कैश आया तो हमने कैश बुक में लिख दिया टू सेल्स 10,000, और अगर हमें बैंक में मतलब कस्टमर से चेक रिसीव हुआ तो हमने कहा हमारे पास बैंक में पैसे आ गए, तो हमने कहा क्या लिख दिया, टू सेल्स कितनी 15,000। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया कि हाँ भाई दोनों में फर्क तो कुछ है ही नहीं, कैश में और बैंक में। तो इन्होंने क्या कहा उसके बाद, कह रहा भैया ये ठीक है, आपकी बात हमें समझ आ गई, अब हमें ये बताओ, आपने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश वाली कैश बुक में डाल दी और बैंक वाली बैंक बुक में डाल दी, तो उसको भी अलग से ट्रांजेक्शन हमें जर्नल में नहीं डालनी, तो सेम कॉन्सेप्ट है। तो अगर मान लो कोई कस्टमर है हमारा राम, मिस्टर रहीम लिख लो, ठीक है, मिस्टर रहीम है जिसने हमें 50,000 रुपये देने थे। कितने देने थे, 50,000 रुपये। उसने क्या कहा कि आप 30,000 का मुझसे चेक ले लो और 20,000 कैश ले लो। 20,000 क्या ले लो, कैश। तो हम जर्नल एंट्री इसमें क्या करेंगे, जब वो हमें इस तरीके से पेमेंट करेगा तो हम करेंगे बैंक में हमारे पास पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू रहीम 50,000। आपने बैंक डेबिट क्यों किया, क्योंकि अल्टीमेट पैसा बैंक में आना है वो चेक वाला, और कैश डेबिट क्यों किया, क्योंकि क्या आपने कैश रिसीव कर लिया। राम को क्रेडिट, रहीम को क्रेडिट क्यों किया, सर गिवर है, व्हाट गोज गिवर है तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, गुड। लेकिन यहां जर्नल एंट्री डालने की बात नहीं है, जर्नल एंट्री तो हम लिख ही नहीं रहे, क्योंकि हमने ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग से बुक लगा रखी है जिसको हमने कैश बुक और बैंक बुक लिख रखा है। तो हम कहां से डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा कि भाई अगर कैश में हमने सेल की है तो हम रिसीट दिखा देंगे कैश बुक में, अगर हमें चेक रिसीव हुआ है तो हम बैंक बुक में लिख देंगे कि हमारे पास बैंक में पैसे आए हैं। तो उसने काउंटर क्वेश्चन किया कि मान लो रहीम है तो उससे आपने 50,000 रुपये लेने थे, वो 30,000 का आपको चेक दे गया और 20,000 रुपये कैश दे गया, तो आप इसके जर्नल एंट्री क्या लिखोगे। हमने कहा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आ गए, और कैश अकाउंट डेबिट, कैश में पैसे आ गया। तो मैंने कहा कि दो पॉकेट हैं, अगर बैंक में आया तो बैंक डेबिट, अगर कैश आया तो कैश डेबिट, कोई इशू नहीं है। तो टू रहीम हमने कर दिया यहां पे। तो उसने कहा क्योंकि हम कैश बुक और बैंक बुक बना रहे हैं
तो आप हमें ये बताओ कि इसमें कैसे लिखोगे, जनरल एंट्री तो डालनी ही नहीं। तो हमने कहा हम यहां पे लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स हम देख रहे थे कि कैश ट्रांजैक्शंस को तो हमने कैश बुक में लिख लिया, और बैंक में जो पेमेंट आ रही है तो हम उसका क्या करें। तो हमने यहां पे उसको बोला था कि भाई कैश है, ये बैंक है, तो जब हम सेल करते हैं तो यहां पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिख देंगे, लेट्स से 15,000। अगर हमें चेक रिसीव हुआ है कस्टमर से तो हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मान लो 10,000। अगर हमने पेमेंट की है कोई, मान लो हमने रेंट पे किया, तो हमने अगर कैश में रेंट पे किया तो हम लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000। और अगर हमने रेंट के लिए चेक काट के दे दिया लैंडलॉर्ड को कि भाई हमारे पास इस जेब में पैसे तो नहीं है, हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारी इस जेब में पैसा है, तो आप इस जेब में से निकाल लो, लेकिन आपको चेक मिलेगा, आप चेक में से जरिए बैंक में से पैसा निकाल लो। तो हमारे पास से क्या चला जाएगा, बैंक में से बैलेंस चला गया टू बैंक 3,000। तो फिर उसको बोला कि भैया जब आप कैश वाली ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में लिख रहे हो, मैं एक बार डेट का कॉलम नहीं बना रहा यहां पे, तो रिसीट अमाउंट पेमेंट अमाउंट, तो ये आपकी कैश बुक है। तो आपने यहां पे लिख दिया कि भैया हमारे पास कैश आ गया सेल से 15,000 रुपया, ये वाली ट्रांजेक्शन। और क्योंकि हमने रेंट पे किया 3,000 कैश से, तो हम लिख देंगे बाय रेंट 3,000। तो फिर हम इन ट्रांजेक्शन्स का क्या करें, क्या इसको जर्नल प्रॉपर में लेके जाएं। और वैसे भी कैश बैंक में हम डिफरेंस तो कुछ करते नहीं, चाहे हमारे पास कैश पड़ा है चाहे हमारा बैलेंस जो भी है बैंक में पड़ा है। तो उसने कहा क्या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, हम एक अलग बुक लगा लें सेम पैटर्न पे, क्योंकि जैसा ही डेबिट क्रेडिट का लॉजिक वहां पे था कि डेबिट रिसीट होती है और क्रेडिट पेमेंट्स होती हैं, तो वैसा लॉजिक तो इस पे भी अप्लाई होता है। तो हम यहां पे लिख देंगे टू सेल्स 10,000, और बैंक में से क्योंकि पेमेंट हुई है तो बाय रेंट 3,000। उस तरीके से बैलेंस निकाल देंगे कि हमारे पास कैश 12,000 और बैंक में 7,000 पड़ा है। मैंने कहा हाँ ये ठीक है, तो बैंक बुक अलग लगा लेते हैं और जो कैश बुक है वो अलग लगा लेते हैं। उसने उसके बाद क्या पूछा हमसे, क्या फिर ये बताओ कि कोई पर्सन है, तो जैसे अभी डिस्कस किया था, मान लो रहीम है, तो रहीम ने हमारे 50,000 रुपये देने थे, तो उसने क्या कहा भैया आप 30,000 हमसे चेक ले लो और 20,000 क्या ले लो कैश। ठीक है सर। तो हमने क्या जर्नल एंट्री लिखी होगी, अगर हम कैश बुक या बैंक बुक नहीं बना रहे थे तो हम कहेंगे कि हमारे पास आया क्या, हमारे पास कैश आया, डेबिट वर्ड कम्स इन है कितना 20,000, बैंक में बैलेंस आया 30,000 टू रहीम 50,000। तो कैश डेबिट क्यों किया, क्योंकि कैश आ गया, बैंक डेबिट क्यों किया, क्योंकि बैंक में बैलेंस आ गया। सर ये बैंक में बैलेंस कैसे आया, अभी देखते हैं। शायद जिन्होंने जर्नल का फर्स्ट पार्ट में अगर भूल गए होंगे तो ध्यान में देखना कि होता क्या है। हालांकि सर इसकी तो जर्नल एंट्री कुछ और पढ़नी चाहिए, जब कोई चेक देके जाता है तो देखना एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए इस पे, क्योंकि क्रैमिंग तो हमने किसी चीज की करनी नहीं है। ये कौन है, अकाउंटेंट है, ठीक है। तो अकाउंटेंट के पास एक कस्टमर आया, उसने कहा भैया गुड्स बेच दो, तो उसको हमने गुड्स सेल की, तो उसने कहा भैया हमसे ना कैश ले लो। तो अकाउंटेंट ने तब क्या जर्नल एंट्री लिखी होगी,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 लेट से, क्योंकि इस बंदे ने हमें क्या दिया, कैश दिया। कैश डेबिट क्यों किया, क्योंकि वर्ड कम्स इन है, कैश टू सेल्स 10,000। ठीक है सर। उसके बाद एक और कस्टमर आता है, सर वो कस्टमर ने कहा कि आप हमें गुड्स दे दो 20,000 की, उसके बदले में हम आपको कैश नहीं देंगे, आपको चेक दे देते हैं। क्या दे देते हैं, चेक। चेक एक माध्यम है पेमेंट रिसीव करने का और पे करने का। तो सर चेक से क्या होगा, तो आप देखना सर, फिर यहां पे तो इसको लिखना चाहिए था चेक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000 सर, क्योंकि ऊपर आपने कहा कि कैश आया है तो हमने कैश डेबिट कर दिया, यहां पे चेक आया तो चेक डेबिट होगा। चलो हम मान लेते हैं कि चेक डेबिट होगा। उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रोसीजर क्या होता है इसका। अब ये बताओ कि मान लो मेरा जो बैंक है मिस्टर मलिक का, वो है बैंक लेट्स से SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जो कस्टमर है उसका जो चेक था, उसका अकाउंट है वो है यस बैंक में। तो जो अकाउंट है उसका जो बैलेंस है वो यस बैंक में पड़ा होगा। अब मुझे ये बताओ कि जब कस्टमर हमें चेक देगा वो किसका देगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देगा या यस बैंक का देगा। सर उसके पास जो चेक बुक होगी वो तो अपने बैंक की होगी। ये वाला चेक जो आप कह रहे हो, ये चेक तो ऑब्वियस है यस बैंक का होने वाला है। तो इसने इस पे लिख दिया कि हाँ मेरे से पेमेंट ले लेना मेरे अकाउंट में से। तो सर जब इसके पास वो चेक आ जाएगा तो उसका क्या करेगा, वो चेक क्या यस बैंक के पास चला जाएगा कि मेरे को पेमेंट दे दो, तो नहीं, वो जाएगा किसके पास, SBI के पास। इसको तो ये बंदा जानता है, इसको ये बंदा जानता है। तो इस बंदे को कहेगा मनीष साहब ये ना चेक आया है, ये मिस्टर के है, आप मुझे ना पेमेंट ला करके दे दो। तो SBI इधर आया और यस बैंक के मैनेजर से बात की कि भैया मिस्टर के आपके बैंक में आते हैं, आपका अकाउंट, उनका अकाउंट आपके बैंक में है। तो क्या, हाँ भैया हाँ। तो आप, उन्होंने कहा है कि आप मेरे से ना 20,000 की पेमेंट ले लो, तो आप हमें 20,000 की पेमेंट दे दो। तो ये 20,000 की पेमेंट लेकर के इसके अकाउंट में प्लस कर देंगे, तब जाके ये पेमेंट आएगी। या फिर ऐसा होता है कि भाई जब इसने चेक दे दिया तभी इसको एकदम से पेमेंट मिल जाएगी, द आंसर इज नो। तो ये बैंक वेरीफाई करता है कि इसके अकाउंट में पेमेंट है भी या नहीं भी है। अगर पेमेंट नहीं होती, मान लो इसके पास सिर्फ 500 रुपीज पड़े हैं लेकिन इसने चेक 20,000 का काट दिया, तो ये वापस आ जाएगा और इसको बोलेगा कि भैया मिस्टर मलिक उसके अकाउंट में पेमेंट नहीं थी, अब उनमें चेक वापस रख लो। तो ये प्रोसीजर है कि जो चेक के जरिए हमें पेमेंट आती है। तो स्टूडेंट्स के मन में अभी क्वेरीज आ रही होंगी कि अकाउंट्स कई तरह के होते हैं सर, अकाउंट पे ही होता है, बियरर चेक होता है। तो फॉर द टाइमिंग उस डिस्कशन को हम बंद कर रहे हैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि जब हमें चेक रिसीव होता है तब हम जर्नल एंट्री क्या लिखते हैं, कैश बुक उसके बाद शुरू करेंगे। तो देखना ये मिस्टर मलिक की दुकान थी, इसके पास इससे चेक आया, ए से, बी से चेक आया, सी से चेक आया और डी से चेक आया। जैसा आप कह रहे हो कि सर मान लो इनसे चेक आए 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। तो इसने एंट्री क्या लिखी होगी, चेक अकाउंट डेबिट टू ए, चेक अकाउंट डेबिट टू बी, चेक अकाउंट डेबिट टू सी, चेक अकाउंट डेबिट टू डी। तो चेक हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैश डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि कैश हमारे पास नहीं आया, चेक आ गया तो हमने चेक डेबिट कर दिया। 5,000, 5,000,
6,000, 7,000, 8,000, 8,000। अब ये चेक का जो मिस्टर मलिक है वो करेंगे क्या? वो करेंगे क्या? ये चेक सारे बैंक में दे करके आएंगे, अपने वाले बैंक में, और उनको बोलेंगे कि आप सारे चेक की वेरिफिकेशन करो। तो क्या जब ये चेक वहां पे जमा करवा देंगे, आपने देखा होगा कि चेक का क्लियरिंग बॉक्स लगा होता है, जब आप चेक जमा करवाते हो तो आपको बोलते हैं कि भैया आप चेक रख जाओ यहाँ पे, हम 1-2 दिन में आपको पेमेंट दे देंगे। तो वो 1-2 दिन क्यों ले रहे हैं? वो वेरीफाई कर रहे हैं कि वाकई ही मिस्टर ए बी सी डी जो अलग अलग बैंक से आपको चेक दे रहे हैं, क्या उनके अकाउंट में इतना बैलेंस अवेलेबल है या नहीं है। चलो, जब इसने चेक भेज दिए तब इसको एंट्री क्या पड़ेगी, क्या डालेगा? चेक इसने जमा करवा दिए, चेक इसने जमा करवा दिए। तो जब चेक आया तो आपने चेक डेबिट कर दिया, जब चेक जा रहा है तो आप चेक क्रेडिट करोगे। आप लिखोगे क्या? टू चेक, और किसने ले लिया? बैंक अकाउंट डेबिट 5,000। फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक चला गया आपसे 6,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक 7,000, और बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक व्हाट गोज आउट 8,000। तो आपने यहां पे बैंक डेबिट क्यों किया? चलो, चेक क्रेडिट क्यों किया? सर चेक हमारे पास यहां पे आया था, यहां पे चला गया। और आपने बैंक डेबिट क्यों किया कर लिया? क्योंकि सर बैंक से पैसे लेने हैं ना। बैंक हम डेबिट तब करते हैं जब हमारा बैंक में बैलेंस वहां पे प्लस हो जाता है। प्लस क्या हो जाता है? बैलेंस हमारा आ जाता है। क्या वाकई जिस दिन आपने चेक जमा करवाए बैंक में तभी आपके अकाउंट में बैलेंस आ गया था? आंसर इज नो। तो ये तो पहले वेरिफिकेशन होगी इसकी कि वाकई ही उन बंदों के अकाउंट में पेमेंट है भी या नहीं। हो सकता है कि ये चेक वापस आ जाए और आपको चेक वापस लुटाना पड़े। चलो, मान लो कि सारे चेक में पेमेंट आ गई, सारे चेक में पेमेंट आ गई 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। तो हमने उनको एक बात कहा कि हम क्यों थोड़ा सा ये प्रोसीजर लेंदी कर रहे हैं। पहले हम लिख रहे हैं कि चेक आ रहा है और फिर हम लिख रहे हैं चेक जा रहा है। क्यों ना हम ऐसे डायरेक्टली लिखें, जब भी कोई चेक दे जाता है उस चेक को आज नहीं तो कल हमने बैंक में तो भेज ही देना है। क्यों ना हम डायरेक्टली लिख लें, ये देखो कि चेक आया चेक गया, जरूरत ही नहीं है क्योंकि अल्टीमेट बैलेंस बैंक में आ जाना है। तो हम सीधा क्यों नहीं लिख सकते कि बैंक अकाउंट डेबिट, जब ए से चेक आया तो हम लिख लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, और जब बी से चेक आया बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, सी से आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी, और बैंक अकाउंट डेबिट टू डी। हाँ, तो हमें बाद में चेक डिपॉजिट की जो एंट्री है वो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने यहां से एक प्रोसीजर बनाया कि भैया या तो ये कर लो, आपके पास चेक आएगा, पहले लिखो चेक अकाउंट डेबिट टू ए 5,000 जब चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव हुआ, फिर आप उस चेक को डिपॉजिट करवाओ और वेट करो। चेक डिपॉजिट करवाओ और वेट करो, और डिपॉजिट करवाओगे तो एंट्री क्या डलेगी? चेक अकाउंट डेबिट टू चेक अकाउंट 5,000। तो डेबिट क्या करेंगे? क्या डेबिट बैंक में बैलेंस आ गया? आंसर नो। बैंक में बैलेंस तो थोड़ी देर बाद आएगा, एक बार तो चेक चलेंगे, और जब बैंक में कंफर्मेशन आ गई कि हाँ पैसा है तो हमारे बैंक अकाउंट में प्लस होने वाला है बैंक अकाउंट डेबिट, तो तब हम कुछ नहीं करने वाले। तो अल्टीमेट यहां पे ट्रांजैक्शंस क्या रिकॉर्ड होने वाली है? तो हम जब चेक डिपॉजिट करवा देते हैं तो हम एक बार लिख देते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक। हालांकि अभी पता नहीं है कि उस अकाउंट में बैलेंस है या वो चेक बाउंस होकर के वापस आ जाएगा। क्या होकर के? बाउंस होकर के।
जब किसी के अकाउंट में बैलेंस नहीं है लेकिन आप चेक लेके जाते हो और उसमें वो कहता है कि नहीं इसमें तो कुछ नहीं है, वो चेक कैंसिल हो जाता है, बाउंस हो जाता है, तो वापस आ जाएगा। तो यहां पे भी हमने बैंक अकाउंट डेबिट लिखा टू चेक, हालांकि चेक अभी रिसीव नहीं हुआ, पेमेंट रिसीव नहीं हुई वहां पे, लेकिन हमने चेक डिपॉजिट की एंट्री डाली, चेक डिपॉजिट की एंट्री डाली। तो हमने उसको कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, जब भी चेक रिसीव हो जाए, जब भी चेक रिसीव हो जाए तो आप सिंपल लिख दो कि बैंक में बैलेंस आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट हुए, आज नहीं तो कल ये चेक बैंक में तो जाएगा ही। हाँ सर, तो फिर जब चेक डिपॉजिट करवाओगे, चाहे आज करवाओ 1 जन को, चाहे 15 जन को कराओ, आपके पास 3 महीने का टाइम होता है, चाहे 20 जन को कराओ, चाहे 25 जन को करवाओ, जब भी चेक जमा करवाओगे तो कोई एंट्री नहीं पड़ेगी, कोई भी एंट्री नहीं पड़ेगी, तो बैलेंस आपके अकाउंट में आ ही जाएगा। तो इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं था, चेक पहले लिखेंगे कि आया, फिर चेक लिखेंगे गया। तो क्योंकि बैंक में ही बैलेंस आना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए, तो फिर डायरेक्टली एंट्री यहां पे लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए। सर मान लो कि चेक में बैलेंस नहीं था, हमारे पास चेक बैंक से वापस आ गया, तो हम वो चेक किसको लौटा देंगे? सर हम वो चेक लौटा देंगे किसको? ए को। हाँ, ये हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में भी किया था कि जब कोई डिसऑनर होके वापस आ जाता है तो हम उस बंदे को वापस कर देते हैं कि ये पकड़ो भाई अपना चेक रखो और हमें कैश दे दो या फिर दोबारा चेक दे दो। तो सर मान लो यहां पे चेक बाउंस हो जाता है, तो देखना रजी शो, अगर वाकई आप चेक रिसीव पे ये एंट्री लिखते हो, पहले लिखोगे चेक डेबिट टू ए, फिर चेक जमा करवाओगे चेक डिपॉजिट, फिर लिखोगे भैया बैंक में पैसे आ गए, हालांकि आए नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक, अभी भी खतरा बना हुआ है, अभी भी क्या बना हुआ है? खतरा बना हुआ है कि बैंक में वाकई उसके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं है। चलो, बैंक तब वेरिफिकेशन कर रहा था, आप तो बैंक को दे आए थे चेक, जब बैंक ने वेरीफाई किया तो बैंक ने कहा कि ये पकड़ो अपना चेक, बैंक में बैलेंस उसके नहीं है, तो फिर से आप लिखोगे चेक अकाउंट डेबिट, चेक हमारे पास फिर से वापस आ गया टू बैंक। जो आपने यहां पे लिख लिया था, बड़े बड़े सपने ले लिए थे मुंगेरी लाल वाले कि हाँ हमारे पास बैंक में बैलेंस आएगा, 2 दिन बाद बैंक में बैलेंस आएगा, वो तो आया नहीं, चेक वापस आ गया। तो आपने यहां पे बैंक क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि आपने रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स करना है। जो आप मान बैठे थे कि वहां पे पैसा जमा हो गया, वो जमा नहीं हुआ, तो उसके बाद ये चेक आप इसको वापस करोगे, तब आप लिखोगे ए अकाउंट डेबिट टू चेक। बड़ा झंझट है, बड़े दिक्कत वाली बात है। पहले चेक आने की एंट्री, फिर चेक जाने की एंट्री, फिर चेक वापस आएगा तब एंट्री, और चेक वापस करने की एंट्री। तो उन्होंने कहा आप इन चक्करों में मत पड़ो, आप क्या करो, आप जब भी आपको चेक रिसीव होता है, ऑल्दो आपने ना ही उसको जमा करवाया है, ना ही बैंक ने वेरीफाई किया है, आप उसको डायरेक्टली लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसे आ गए, बात खत्म। टू ए, आज नहीं तो कल आ ही जाने हैं, आज नहीं तो कल आ ही जाने हैं। आपने चेक डिपॉजिट करवा दिया, तो चेक डिपॉजिट की तो कोई एंट्री हम लिखने वाले नहीं है। सर चेक जाने की एंट्री नहीं लिखेंगे? नो, क्यों? चेक जब आने की एंट्री नहीं लिखी तब जाने की क्या लिखेंगे? हाँ, लेकिन यहां पे एक लग रहा है कि वाकई पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। और मान लो बैंक से मैसेज आया कि आपके पैसा जो है कैश डिपॉजिट हो चुका, चेक जो है क्लियर, चेक क्लियर, हमने आपके अकाउंट में 5000 प्लस कर दिया है, हमने आपके अकाउंट में क्या कर दिया है? 5000 प्लस कर दिया है। तो ठीक है, तब क्या एंट्री लिखेंगे हम? सर नहीं, हम तो कुछ नहीं लिखेंगे, नो एंट्री। क्यों? क्योंकि सर हम तो पहले ही मान के बैठे थे कि हमारा बैंक में जमा हो गया पैसा,
गुड। तो अगर मान लो अब ये चेक वापस आ जाता है, अब चेक वापस आ जाता है डिसऑनर होके, बाउंस, चेक क्या हो गया, बाउंस। बाउंस माने ऐसा एकदम पटक के मारा बैंक ने, ये पकड़ो। तो 5000 का चेक हमारा बाउंस हो गया, तो हम अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे चेक अकाउंट डेबिट, चेक आ गया वापस हमारे पास? नहीं। क्यों? अरे जब चेक जाने की एंट्री नहीं डाली तो जब चेक आएगा तब क्या एंट्री डालेगी? हाँ, लेकिन जब चेक बाउंस होगा तो हमारे ये सपना टूट जाएगा, ये वाला सपना टूट जाएगा। हमने लिखा था कि ए गिवर है, हमारे बैंक में पैसे आ गए, ए गिवर है, बैंक में पैसे आ गए। मजबूरन जब हम बाउंस हो जाएगा चेक, हमारे पास पैसा वापस नहीं आएगा, तो हमें इस एंट्री को एक सिंपली रिवर्स करना है कि ए से दोबारा पैसे लेने हैं 5000। ए अकाउंट डेबिट, इतिहास गवाह है कि जब जब किसी से पैसे लेने हैं तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं टू बैंक 5000। हमने बैंक क्रेडिट क्यों किया? क्या हमने बैंक में से कोई पेमेंट की है? नहीं सर, हमने बैंक को रिवर्स किया है। क्या किया है? रिवर्स किया है, क्योंकि हम यहां पे मान बैठे थे कि हमारे पास पैसे आ जाएंगे। तो यहां या तो यहां पे काट दो जाकर के कि हाँ भाई यहां पे काट देते हैं, हमें कोई इश्यू नहीं है, नहीं। तो हम बैंक को रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रिवर्स। तो ये है बैंक का फंडा कि हाँ बैंक में रिसीट आती भी है और बैंक से हम पेमेंट करते भी हैं। अब मुद्दा उठा स्टूडेंट्स डबल कॉलम कैश बुक का। ये वाला कि कस्टमर था रहीम, उससे हमने 50,000 लेने थे, वो 30,000 हमें चेक दे गया और 20,000 क्या दे गया, कैश दे गया। तो इसलिए हमने यहां पे लिखा कि कैश डेबिट 20,000 वो तो आ ही गया, और बैंक डेबिट आज नहीं तो कल 30,000 आ ही जाने हैं। तो 30,000 हमने क्या लिख दिया, बैंक अकाउंट लिख दिया, अदरवाइज हमें चेक अकाउंट लिखना पड़ता। और अगर चेक डेबिट करते तो चेक जाने की एंट्री पड़ती, फिर चेक वापस आने की एंट्री पड़ती, फिर चेक उसको देने की एंट्री पड़ती, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता। इसलिए हम डायरेक्टली लिखते हैं जब भी कोई चेक रिसीव हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि सिंपल सा फंडा है। ये दो पॉकेट है, कैश वाली पॉकेट और बैंक वाली पॉकेट। कैश आए तो कैश डेबिट, बैंक आए तो बैंक डेबिट। अगर कैश में से पेमेंट की है तो टू कैश, अगर बैंक में से पेमेंट की है तो बैंक गया तो टू बैंक। तो ये प्रोसीजर था। अब हमने पूछा कि बात जर्नल एंट्री की नहीं है, जर्नल एंट्री तो हमें समझ आ गई, आप इसको कैश बुक में कैसे लिखोगे? क्या आप इसको ऐसा लिखोगे, टू रहीम से आया चेक 30,000 का और रहीम से क्रेडिट रिसीव हुआ 20,000, सॉरी कैश रिसीव हुआ 20,000। तो आप इसको अलग अलग मेंटेन करोगे। आप इसमें लिखोगे 35,000 में से 30,000 की पेमेंट, 32,000 बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन, और यहां पे लिखोगे 40,000 में से 30,000 माइनस 37,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। नहीं, तो वो कह रहा है एंट्री को ट्रैक करना, ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। कैश बुक में देखेंगे तो लगेगा रहीम से 20,000 ही आया, भी बाकी 30,000 का क्या हुआ। तो जब बैंक में हम देख ली बैंक बुक तो यार रहीम से तो 30,000 आया है, तो बाकी 20,000 का क्या हुआ। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला स्टूडेंट्स कि क्यों ना हम डबल कॉलम कैश बुक बना ले। अब समझने की कोशिश करना कि प्रॉब्लम क्या थी। तो उन्होंने कहा कि हम डबल कॉलम कैश बुक बना लेते हैं। वो कह रहा वो क्या होता है, कह रहा भैया सिमिलरिटी है दोनों में। जब कैश आता है तो वो डेबिट होता है, वैसे ही जब बैंक में पैसा आता है वो भी डेबिट होता है। जब कैश में से पेमेंट करते हैं तो वो क्रेडिट होती है, अगर बैंक में से पेमेंट करते हैं वो भी क्रेडिट होते हैं। वो हमने देख ही लिया, ये देख लो, बैंक में से पेमेंट की टू बैंक, कैश में से पेमेंट की टू कैश। अगर कैश आया है तो कैश डेबिट, बैंक आया तो बैंक डेबिट। दोनों की रिसीट के टाइम दोनों डेबिट होते हैं और दोनों के पेमेंट के टाइम दोनों क्रेडिट होते हैं। क्यों ना हम दोनों ही बुक्स को मर्ज कर देते हैं, बार बार लिखने का झंझट नहीं रहेगा हमें। तो उन्होंने क्या किया राजे, डबल कॉलम कैश बुक का कॉन्सेप्ट लेके आए। कौन सा कॉन्सेप्ट सर? डबल कॉलम कैश बुक।
उन्होंने कहा कि एक फॉर्मेट तो आप बना ही रहे थे, ये डेट, फिर आप लिखते हो रिसीट्स, फिर आप लिखते थे अमाउंट। तो बेसिकली ये अमाउंट किसकी होती थी कि कैश कितना आया, और ये डेट, पेमेंट और अमाउंट। बाय अप्लाइंग क्रेडिट एंड डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट रिसीट हो गया, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पेमेंट हो गया। तो ये अमाउंट वाला कॉलम किसके लिए था, सिर्फ और सिर्फ कैश आया और कैश गया इसलिए। तो उन्होंने कहा भैया आप इसके बजाय एक कॉलम इसमें और ऐड करो, आप अपना डेट वाला कॉलम एज इट इज रखो, डेट, आप रिसीट वाला कॉलम एज इट इज रखो। जहां आपने अमाउंट वाला कॉलम डाला था, आप अमाउंट वाले कॉलम की जगह 2 कॉलम डाल दो, एक रिसीट लिखेंगे कैश की और एक अगर लिखेंगे बैंक में बैलेंस आया है या मैं किसी से चेक रिसीव हुआ है। तो डेबिट मनी व्हाट कम्स इन, तो कैश आया तो कैश, बैंक आया तो बैंक डेबिट। और वैसे ही इधर डेट वाला कॉलम एज इट इज रखो, उसके बाद पेमेंट, पेमेंट्स, और उसके बाद कैश की पेमेंट है तो कैश कॉलम में, बैंक की पेमेंट है तो बैंक कॉलम में। क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला प्रिंसिपल लग गया। तो इसको हम कैश बैंक बुक नहीं बोलते, हम बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। सर फिर इसको डबल कॉलम बैंक बुक क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हम कैश और बैंक में कोई डिस्टिंग्विश करते ही नहीं है कि हमें कैश हमारे पास पे है इस पॉकेट में, बैंक इस पॉकेट में पड़ा है, तो कैश इंक्लूड बैंक, ऐसा आप बोल सकते हो। कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास कैश बैलेंस कितना बड़ा है तो इट मीन्स मैं बैंक इंक्लूडेड बोल रहा हूं कि हाँ मेरे पास टोटल इतना लिक्विड जो है रिसोर्सेज हैं, कैश है मेरे पास, तो मैं बैंक में से कभी भी निकलवा सकता हूं इस वजह से। तो डबल कॉलम कैश बुक का स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्या है कि एक कॉलम तो कैश का और एक कॉलम बैंक का, एक कॉलम कैश का और एक कॉलम बैंक का। तो अब आपको बड़ी आसानी रहेगी ट्रांजैक्शंस लिखने की। उसने कहा 15 जनवरी को सेल हुई, मैंने कहा ठीक है, तो सेल पे पैसा तो आया होगा, मैंने कहा हाँ, तो सेल्स पे अगर पैसा आया, बोलो कैश आया कि चेक आया, उसने कहा कैश आया है तो कैश में लिख देते हैं। उसने कहा एक फिर सेल हुई है लेकिन वो कस्टमर बैंक चेक दे गया तो इधर लिख दो। उसने कहा हमने पेमेंट की है रेंट की, बाय रेंट। मैंने पूछा कैश दिया है या चेक दिया है, कहता कैश दिया है। कह रहा हमने मोबाइल रिचार्ज करवाया है, टेलीफोन एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे 500 रुपीज के, लेकिन हमने चेक दिया था 500 रुपीज का, नहीं 30,000, 5,000 आपको 500 बिल कैसे आ गया, और उसके लिए भी चेक दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब जो रहीम वाली प्रॉब्लम थी, रहीम वाली समस्या थी, यहां पे सोल्व होगी। तो रहीम की क्या प्रॉब्लम थी हमारे पास कि रहीम हमें 20,000 कैश देकर के गया और बैंक में हमें चेक देकर गया 30,000। तो यहां पे अलग लिखने की बजाय उसने कहा कि भाई बस आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि आया है या गया है, वो चाहे कैश है चाहे बैंक है, वेदर इट इज अ रिसीट और पेमेंट। क्योंकि अगर रिसीट है तो हम इसको डेबिट साइड में लिखने वाले हैं, रिसीट साइड पे। अगर कैश ये पेमेंट है तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखने वाले हैं। तो अब रहीम वाली प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व होगी। 2 रहीम से आए हैं, हमें रहीम से 20,000 कैश आया, 30,000 का चेक आ गया, फिनिश। तो ये कॉन्सेप्ट था डबल कॉलम कैश बुक का। फॉर एग्जांपल लेट्स से थे, यहां पे हमने बंद कर दिया 17, 18 और ये 30th जन है और 31st जन है। तो 31st जन को बैलेंस करने का वही फंडा है। तो कैश की कौन सी साइड बड़ी होगी, डेबिट साइड। तो 12 और 20 कितना हुआ सर, ये हो गया 32,000। 32,000 की हमारे पास रिसीट थी जिसमें से हमने 4,000 की पेमेंट कर दी, तो हमारे पास अवेलेबल बैलेंस कितना है 20,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस
कैरी डाउन। एक चीज हमें दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं बाय प्रिपेयरिंग डबल कॉलम कैश बुक। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट बैंक में है। 30,000 हमारे पास रिसीट थी 60,000 की। जी सर, 60,000 में से पेमेंट कितनी होगी? 5,000। तो 55,000 हमारे पास बैलेंस बचा है। दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है कि बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश का अलग लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन बैंक का अलग, क्योंकि हमने डबल कॉलम कैश बुक बना रखी है। क्या यहां पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया? आंसर इज नो। हम एक काम हमेशा भूल जाते हैं, 1 Feb टू बैलेंस बोरो डाउन। 28,000 हमारे पास कैश पड़ा है, 55,000 हमारे पास बैंक में पड़ा है। तो स्टूडेंट्स, ये है कॉन्सेप्ट डबल कॉलम कैश बुक का, जिसमें हमने जो बैंक की ट्रांजैक्शंस को इनकॉर्पोरेट किया है। हालांकि सिंगल कॉलम कैश बुक में और सिर्फ कैश की रिसीट और कैश की पेमेंट हम दिखा रहे थे। तो ये अभी हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सीखा है। तो इसके डबल कॉलम कैश बुक में कुछ इश्यूज इन्वॉल्व हैं। डबल कॉलम कैश बुक में कुछ इश्यूज इन्वॉल्व हैं, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में डबल कॉलम कैश बुक आती है। हालांकि कॉन्सेप्ट सिंपल है, अगर कैश आया तो कैश रिसीट में डाल दो, अगर चेक आया तो चेक रिसीट में डाल दो, क्योंकि बैंक में अल्टीमेट वो पहुंच ही जाने हैं। और पेमेंट आपने अगर किसी बंदे को पेमेंट कैश से की है तो आप कैश वाले कॉलम में पेमेंट दिखा दीजिए, उसका नाम लिख करके, बाय राम श्याम जो भी है। और अगर आपने उसको पर्टिकुलरली चेक दिया है और आपने उसको कहा है कि अब भैया आप हमारे बैंक में से पैसे निकलवा लेना, तो उस केस में क्या होगा, आपको बैंक कॉलम में पेमेंट साइड लिखना है। बैलेंस करने का तरीका सिंपल कॉलम कैश बुक की तरह है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट कुछ हैं इश्यूज जिसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करके आते हैं, तो वो हम इश्यूज देख रहे हैं। उसका हमें 2 बेनिफिट होने वाले हैं। तो हम उसको पहले तो जर्नल एंट्री के फॉर्म में समझेंगे, जो आप हेल्प करोगे मेरे साथ, क्योंकि आपने वो जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट थे वो सीख लिए हैं। एक रिवर्स का रूल मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कोई चीज़ काटनी होती है डेबिट वाली, तो हम क्रेडिट करके काट देते हैं, और जब हम क्रेडिट वाली काटनी होती है तो हम डेबिट करके काट देते हैं। ये हमने जर्नल के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, अब इश्यूज हमने डबल कॉलम कैश बुक वाले डिस्कस करने हैं कि उसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, बट जर्नल एंट्री से। तो सबसे जो एक सिंपल सा इशू है, मैंने आपको अभी बताया कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, ये पहला इशू है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम 15,000, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम 15,000। तो अगर इसकी जर्नल एंट्री भी आपको आती है तो आप जर्नल एंट्री क्या लिखोगे कि हम चेक की रिसीट की एंट्री नहीं डालेंगे, क्योंकि अल्टीमेट इसने आज नहीं तो कल बैंक में चला जाना है, और अगर हम इसको चेक डेबिट कर लेते हैं तो हमें फिर डिपॉजिट करवाने की एंट्री भी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सर हम चेक रिसीव फ्रॉम राम आ गया, तो उसकी एंट्री लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। राम गिवर है सर, तो हमने उससे कोई पेमेंट लेनी थी, वो हमने बोल दिया कि भाई तेरी लाइबिलिटी खत्म होगी और बैंक से जो हमें वो है पेमेंट आ गई। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री। अगर इसको हम कैश बुक में लिखें तो इसको आप नोटिंग कैसे करोगे? तो ऐसे करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं। तो डेट वाला कॉलम नहीं बना रहा मैं, क्योंकि एक सिंगल ट्रांजैक्शन डिस्कस करनी है। कैश बैंक, कैश बैंक, रिसीट है एंड पेमेंट है। तो जो आपने लिखा है चेक रिसीट फ्रॉम राम, तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कि राम से पेमेंट आ गई। कैश आया या चेक बैंक में आया? बैंक में आया सर 15,000। तो ये इश्यू नंबर 1 है कि क्वेश्चन लिखेगा कि चेक रिसीव्ड है या कैश रिसीव्ड है। अगर कुछ नहीं लिख रहा, रिसीव्ड फ्रॉम राम लिखा है डायरेक्टली, तो आप समझ लेना कि कैश रिसीव हुआ है।
अगर वो लिखता है कि सैलरी पेड, तो समझ लेना कि कैश ही पे किया है, अदरवाइज अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड वो लिखेगा सैलरी पेड बाय चेक, तो वो हम बैंक कॉलम में लिख देंगे। स्टूडेंट ये इशू नहीं है, इशू है इससे अगले वाला। अगर मान लीजिए 1 जैन की ट्रांजेक्शन थी, 1 जैन को, तो 1 जैन को हमने चेक रिसीव किया तो हमने टू राम लिख दिया कि बैंक में पैसे आ गए। तो 2 जैन को हमने चेक बैंक में लगाया और 3-4 मान लो 4 जैन को राम्स जो चेक है डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया। राम चेक क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। तो हमने तो बड़ी खुशी खुशी लिख रखा था कि राम के चेक आ गया, बैंक में बैलेंस आ गया, बैंक में बैलेंस आ गया, बट वो चेक रिटर्न आ गया। कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, सिग्नेचर मिसमैच हो गया, तो पेमेंट देने से बैंक ने मना कर दिया। तो अब हम क्या जर्नल एंट्री लिखेंगे? कैश बुक का इशू भूल जाओ एक बार, हम जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे? जब हमारे पास पैसे आए थे तो हमने क्या लिखा था? चेक आया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, कि राम तू गिवर है, हमें बहुत खुशी हुई, बैंक में हमारे बैलेंस आ जाएगा। लेकिन क्या वो आया? आंसर इज नो। तो हम इस केस में क्या करें? क्या उस एंट्री पे जबरदस्ती से ऐसे कांटा लगा के कट करके आए उसको? हाँ सर काट दो जा करके। कौन सी मनहूस खड़ी थी जिस दिन बैंक में पैसे आए थे? नहीं, हम कटिंग नहीं कर सकते, कटिंग से मार्क्स कट जाएंगे। ये एग्जामिनेशन प्रॉब्लम है, और वैसे भी प्रैक्टिकली कटिंग थोड़ा ना करते हैं। और जैसे वो ऐसे करो सर, पेंसिल से लिख लेते हैं, पेंसिल से जा करके रब कर दिया करेंगे। अच्छा बड़े स्मार्ट हो आप। नहीं, तो मैंने आपको एक रिवर्स का फंडा बताया था कि इस मनहूस घड़ी को हम रिवर्स कर देंगे। हम कहेंगे राम हमने तुझसे रुपए वापस लेने हैं, राम अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक 15,000। हमने बैंक क्रेडिट क्यों किया? सिंपली आपने रिवर्स किया है। सिंपली आपने क्या किया है? रिवर्स किया है। जो आप प्लस में लिख कर बैठे थे कि हमारे पास पैसा है, वो पैसा अभी नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसको हम एक, मैंने स्टार्टिंग में नहीं डिस्कस किया, हर जर्नल एंट्री के जो नीचे है, जर्नल एंट्री हम जर्नलाइज करते हैं, तो उसके नीचे नरेशन लिखने का कॉन्सेप्ट है। नरेशन क्या लिखने का कॉन्सेप्ट है? नरेशन। हम स्टार्टिंग वाली क्लासेस में इस चीज पे ध्यान नहीं देते क्योंकि ये फिजूल की बातें हैं। क्या है? फिजूल की। लेकिन अगर एग्जाम में 1 मार्क की एंट्री आती है और आप इस चीज को जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं आप नहीं लिखते तो आपका आधा जो मार्क है वो कट जाएगा। वो क्या कहते हैं कि इस एंट्री को आप एक्सप्लेन करो। मैं इसके बारे में बाद में चर्चा करता हूं, आज क्लास के बाद देखता हूं, अदरवाइज अगली क्लास में हम चर्चा कर लेंगे। जर्नल का जब हम सेकंड पार्ट देखेंगे तो जैसे जर्नल का फर्स्ट पार्ट क्या है, जर्नल का सेकंड पार्ट 2 और 3 क्लासेस लगनी है जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स करने हैं। जो स्टार्टिंग वाले थ्योरी के जो चैप्टर हैं तो उसमें अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था, एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट देख लिया था, अक्रूवल है, गोइंग कंसर्न है, वो कॉन्सेप्ट देखने हैं। तो वहाँ पे जर्नल एंट्री प्लस फॉर्मेट डिस्कस करने वाले हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उससे पहले वाले पार्ट में हमने सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़ा था कि किस तरीके से एंट्रीज को हम फ्रेम करते हैं। मतलब फॉर ड्राइंग हम बीइंग चेक डिसऑनर्ड, बीइंग चेक डिसऑनर्ड कि इस एंट्री की एक्सप्लेनेशन दो कि ये एंट्री क्या है। देखने में एंट्री क्या लग रही है? जैसे हमने राम को पेमेंट कर दी। देखने में कैसे लग रहा है ये? जैसे हमने राम को पेमेंट कर दी है, लेकिन राम को पेमेंट नहीं की, राम का चेक वापस आया है, तो राम से हमने दोबारा पैसे लेने हैं टू बैंक, बैंक को हमने रिवर्स किया है। इस तरीके से बैंक को हमने रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो नरेशन माने एक्सप्लेनेशन दिया कि उस एंट्री का मतलब क्या है, तो हमने कहा कि बीइंग चेक डिसऑनर। तो ये तो थी स्टूडेंट्स की हाँ नॉर्मल सी एंट्री है सर, जब पेमेंट आई तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू राम लिख दिया, और जब चेक डिसऑनर हुआ तो हमने क्या लिख दिया? राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। स्टूडेंट डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा? उसने पहली ट्रांजेक्शन दी आपको, चेक रिसीव फ्रॉम राम, ये वाली, तो आपने लिख दिया 1 जैन को टू राम, 1 जैन को लिख दिया
टू राम। क्वेश्चन उसके आगे कैश बुक में लिखता है, जब आप आगे चलते हो तो लिखता है 4th जन को कि भाई ये चेक डिसऑनर हो गया। ओ माय गॉड, तो उसने 4th जन को यहां पे लिख दिया कि वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो आप तो रोने लग गए, सर ये गलत बात है राम की, ऐसा थोड़ा ना चेक डिसऑनर करवाना चाहिए। तो क्या यहां पे आकर के मैं कट कर दूं कि हाँ भाई राम तेरे से पैसे नहीं आए? नहीं। तो हम सिंपली जैसे यहां पे जर्नल एंट्री में रिवर्स किया, वैसा ही कैश बुक में रिवर्स करते हैं बाय राम लिख करके। कैश कॉलम में या बैंक कॉलम में? सर बैंक कॉलम में, कैश में कोई फायदा नहीं है। तो हमने इसको क्या कहा, 15 आए थे, 15 नहीं आए। लेकिन फिर यहां पे भी प्रॉब्लम वही है कि जब हम कैश बुक को ओपन करेंगे तो हमें लगेगा कि हमने राम को पेमेंट कर दी है। राम को क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है। लेकिन इस वजह से हमें जब भी ऐसा चेक डिसऑनर की एंट्री आएगी तो हम ब्रैकेट में इसके लिख देंगे कि क्या है, ये चेक डिसऑनर्ड है। क्या है, चेक डिसऑनर्ड। तो आप इसको इस तरीके से ही नोट करना। पहले आपने लिखा चेक रिसीव फ्रॉम राम 15,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। उसके बाद एक बात कैश बुक बना लेना छोटी सी, तो उसमें टू राम 15,000 लिखे। सेकंड इश्यू में हमें पता चला ऊपर क्या है, ये वाला जो 15th 4th जन की एंट्री है। डेट वाला कॉलम की सच रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको इसी तरीके से करना। तो स्टूडेंट्स ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो हम, चेक रिसीव फ्रॉम राम आया पहला इशू, और राम चेक डिसऑनर आया सेकंड इशू। इस तरीके से इशू हमने डिस्कस करने हैं। तो एक छोटा सा इशू और कर लेते हैं बस, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 6 और 7 इश्यूज हैं जो डबल कॉलम कैश बुक में हमने देखने हैं। एक इशू है राजे, वो है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस तो नॉर्मली बैंक में जब हमारा बैलेंस होता है तो कई बार चेकबुक के चार्जेस होते हैं, कई बार एसएमएस चार्जेस होते हैं। बैंक हमारा बैलेंस जो वो है कम कर देता है, काट देता है। वो ध्यान से देखना, इसको नोटिंग नहीं करना जो मैं अब लिख रहा हूं। तो मान लो हमने बैंक में पैसा जमा करवाया, तो हमने एंट्री के लिखी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। तो मैं अपने पास लिख लेता हूं कि मेरा बैंक में जो कितना बैलेंस पड़ा है 10,000, और बैंक भी लिख लेता है कि मलिक का मेरे पास कितना पैसा पड़ा है 10,000। मान लो बैंक ने कुछ चार्जेस काटने हैं, आपने कुछ ड्राफ्ट बनाया था, चेकबुक के चार्जेस है, बैंक ने 200 रुपया काट लिया, ठीक है। तो क्या 200 रुपया आप बैंक आपको फोन करेगा कि भैया 200 रुपया दे जाओ कैश आकर के, हमें आपके चार्जेस लेने हैं? वो नहीं, आपके वो बैंक इस अकाउंट में से डिडक्ट कर देगा 200 रुपया, 9800 रह गया। तो आपकी किस पॉकेट में से पैसा गया, कैश वाली पॉकेट में से या बैंक वाली पॉकेट में से? सर बैंक वाली पॉकेट में से। तो आपको भी यहां पे 200 रुपया कम करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस आपका 9800 है। बैलेंस कितना है? 9800 का। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पड़ेगी, कि आपका नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? सर ऑब्वियस है नुकसान हुआ, खर्चा है हमारा। तो इसकी जर्नल एंट्री हम लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 200 रुपीज टू कैश या बैंक? सर कैश नहीं है, सेकंड पॉकेट में से पैसे गए हैं तो टू बैंक। भाई ये सिंपल सा इशू है। बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो बैंक हमें डिडक्ट करता है हमारे अकाउंट में से। मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं तो उसका मैं बाद में समझाऊंगा कि क्यों लिखा। तो बैंक अक्सर लिखता है लाइक बैंक चार्जेस ₹200, ऐसा भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, या फिर लिखा होता है कि बैंक चार्जेस डिडक्टेड। आपको डिडक्टेड तो वर्ड समझ आ जाएगा, लेकिन उसके बाद में जो वर्ड लिख रहा हूं वो समझ नहीं आएगा। वो है डेबिटेड। क्या है? डेबिटेड बाय बैंक। अब इसको इसी तरीके से लिख लेना, बैंक चार्जेस डिडक्टेड या डेबिटेड बाय बैंक ₹200। तो डेबिटेड का क्या मतलब है हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इसकी एंट्री है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने बैंक चार्जेस डेबिट क्यों किए? सर सो सैड, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है। आपने बैंक क्रेडिट क्यों किया? सर बैंक में से बैलेंस गया,
ओहो, तो इसको जर्नल एंट्री तो आपको आ गई। अगर हमने कैश बुक में लिखना हो डायरेक्टली, तो ये पेमेंट है या रिसीट है? सर ये पेमेंट भी नहीं है, रिसीट भी नहीं है, ये बैंक ने जबरदस्ती काटे हैं हमारे पैसे। ओहो, डेबिट क्रेडिट, तो चाहे जबरदस्ती काटे हैं चाहे हमने पेमेंट की है, पेमेंट तो पेमेंट ही है। क्रेडिट माने व्हाट गोज आउट। तो आप इसको रिसीट साइड नहीं दिखाने वाले हैं, आप यहाँ पे लिखोगे कि हमारे बैंक चार्जेस कट गए हैं, कैश वाले कॉलम में से या बैंक वाले कॉलम में से? ऑब्वियस है बैंक वाले कॉलम में से। तो रजी ये इश्यूज हैं डबल कॉलम कैश बुक में। जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक देखा था, अभी आप उसके क्वेश्चन करोगे तो उसमें बैंक चार्जेस का पॉइंट नहीं आएगा, बैंक चार्जेस का पॉइंट नहीं आने वाला। रीजन बीइंग क्योंकि ये इश्यू टिपिकली जो है स्पेसिफिकली किसके रिगार्डिंग है, बैंक की ट्रांजेक्शन्स के, जो हमने इनकॉर्पोरेट कर दी कैश बुक के साथ, जो हमने इनकॉर्पोरेट कर दी कैश बुक के साथ। तो इस तरीके से 7-8 इश्यूज हैं जो आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। जस्ट लाइक चेक डिसऑनर हो गया, तो चेक डिसऑनर हो गया तो कैश में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ आया, डबल कॉलम में। तो जब आप 7-8 इश्यूज ये डिस्कस कर लेंगे तो आप डबल कॉलम कैश बुक के जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, आपके फ्रेंड्स की बुक में से है, रिश्तेदारों के बुक में है, इधर उधर से जो बुक्स उठानी उठा दो, तो उसके सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाओगे। लेकिन कॉन्सेप्ट पहले हम पूरा करने वाले हैं, तब तक आप कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं करना, तो इसको रिवाइज करना। आज के लिए क्लास हम इतना ही यहाँ पे छोड़ रहे हैं। थैंक यू।